बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 10 में हम कास्ट फंक्शन पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो कास्ट फंक्शन क्या है उसको पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। और देखो, हमने यहाँ पर कॉस्ट मिनिमाइजेशन की, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन की। ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन या उसको कास्ट मिनिमाइजेशन की, और यहाँ पर हमने प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन की। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट, जो कंस्ट्रेंट था वो प्रोडक्शन गिवन था, और यहाँ पर आउटपुट मैक्सिमाइजेशन में जो कंस्ट्रेंट है वो कॉस्ट होती है। तो जब यहाँ पर हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन कर लेते हैं ना, ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन में, तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन में यहाँ हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्शन गिवन होती है। ठीक है, लेबर और कैपिटल। तो यहाँ पर प्रोडक्शन गिवन होती है, तो हमें इसको मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएगी जहाँ पर दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब ये जो नीचे होता है लेबर जो होता है, इसको हम कंटेंजेंट डिमांड फंक्शन फॉर कैपिटल कहते हैं, और इसको कंटेंजेंट डिमांड फंक्शन फॉर कैपिटल कहते हैं। तो एलसी और केसी हमारे पास मालूम हो जाता है। इसी तरह से हम जब आउटपुट मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो इसमें हमारे पास कॉस्ट गिवन होती है। ठीक है, और हमने इसको क्या करना होता है, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना होता है। तो सेम यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिमांड फंक्शन आती है इसको हम इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर लेबर कहते हैं, और इसको इनपुट डिमांड फंक्शन फॉर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाता है, हमने इस यहाँ पर तो हमारे पास डिमांड फंक्शंस आ गई ना। अब इससे हमने नेक्स्ट क्या मालूम करना होगा, इससे नेक्स्ट हमने जो है यहाँ पर अगर हम एलसी और केसी को मालूम कर लेंगे तो हम यहाँ पर पुट करेंगे कॉस्ट फंक्शन में। ठीक है, इसमें पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट फंक्शन आ जाएगी। और ये कॉस्ट फंक्शन जो होगी, ये जो सी होगी, ये होगी एल और सी, ये किस चीज़ का फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन कॉस्ट फंक्शन होगी। ज़ाहिर बात है इसमें क्या होगा, इस फंक्शन में वी होगा, इसमें डब्ल्यू होगा, और नेक्स्ट इसमें क्यू होगा। क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर आउटपुट को हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो हमारे पास ये इस फंक्शन में 3 वेरिएबल होंगे, वी होगा, डब्ल्यू होगा और क्यू होगा। इसी तरह जब हम यहाँ क्या करेंगे, लेबर और कैपिटल को जब हम यहाँ पर इससे मालूम करेंगे और प्रोडक्शन में पुट कर लेंगे ना, तो हमारे पास क्यू फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन आ जाएगा। इसको हम सप्लाई फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको अभी हमने नहीं पढ़ा, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको हम सप्लाई फंक्शन पुट करेंगे, यानी हमारे पास जब लेबर और कैपिटल मालूम होगा, ये लेबर और कैपिटल मालूम हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन मालूम होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन से लेबर और कैपिटल मालूम होगा। फिर इसको हमने पुट करना है ऊपर के फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में मालूम किया तो सी फंक्शन मालूम हुआ। यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सप्लाई फंक्शन आएगी। क्या आएगी, और सप्लाई फंक्शन जो होगी यहाँ पर सप्लाई में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, एल वी होगा और डब्ल्यू होगा और साथ में सी होगा। क्या होगा, सी होगा। क्यूब को जब फंक्शन हम मालूम करेंगे उसमें वी होगा, डब्ल्यू होगा, सी होगा। ये देखो बिल्कुल इनवर्स है, ये दोनों फंक्शन आपस में क्या है, इनवर्स है। ठीक है ना, सी फंक्शन जो होगा वी और डब्ल्यू और क्यू नॉट का होगा, और क्यू जो होगा वो वी का फंक्शन होगा, डब्ल्यू का फंक्शन होगा और सी का फंक्शन होगा। इसी को अगर हम सॉल्व करने सी के लिए तो ये क्या बन जाएगा, ये फंक्शन होगा वी के लिए, डब्ल्यू के लिए और सी के लिए। ठीक है, तो डिफाइन किस तरह करेंगे, डिफाइन इसको इस तरह करेंगे कि सी फंक्शन जो है ये फंक्शन है, अगर हमने क्यू नॉट आउटपुट प्रोड्यूस करनी है तो इस आउटपुट के लिए मिनिमम एक्सपेंडिचर जो होगा, जो मिनिमम एक्सपेंडिचर पे होगा। ठीक है, मिनिमम एक्सपेंडिचर के लिए अगर हम मिनिमम एक्सपेंडिचर मालूम कर रहे हैं तो इसके लिए अगर क्यू नॉट को आउटपुट गिवन हो और वी और डब्ल्यू गिवन हो तो ये मिनिमम एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाए total cost function. The total cost function shows that for any set of input cost are given, W और V की cost given है, output भी given है। तो ये क्या होगा, ये the minimum total को जो हम cost मालूम करेंगे तो वो क्या होगा, इस तरह का एक cost function होगा जो इस आउटपुट को मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करेगा, और इस किस का फंक्शन होगा, वी डब्ल्यू और क्यू का फंक्शन होगा। सो व्हाट इज अ कॉस्ट फंक्शन, इफ इनपुट प्राइसेस आर गिवन, इफ द आउटपुट इज गिवन,
सो इफ वी पुट दिस इन द कॉस्ट फंक्शन इट विल बी अ मिनिमम कॉस्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट है एवरेज एंड मार्जिन कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। ये हम सेमेस्टर 2 प्रिंसिपल पे आ रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, एवरेज कॉस्ट जो होती है पर यूनिट कॉस्ट होती है। सो इफ वी डिवाइड सी बाई क्यू, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। सो दिस इज अ सी फंक्शन, जो फंक्शन होगा वी और डब्ल्यू का और क्यू नॉट का, ठीक है। सो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट सी इज अ फंक्शन ऑफ एवरेज कॉस्ट सी बाई क्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज अ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट आती है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, ओके। सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, if we differentiate cost function with respect to q, this means if we change 1 unit in the production, ठीक है, प्रोडक्शन में 1 यूनिट चेंज करते हैं तो what will happen to the cost function, ठीक है। so this is equal to average and marginal cost function, average cost is equal to c by q and marginal cost function derivative of the cost function with respect to q। अच्छा जी, इसका ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं कि ग्राफिकल एनालिसिस आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का पढ़ा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल, यहाँ पर जो हम कॉस्ट लिखते हैं ना, यहाँ पर जो हम कॉस्ट लिखते हैं, तो जब कॉस्ट लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि डब्ल्यू एल प्लस वी के, ओके। तो दिस इज अ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर चूँकि हम देखो इधर, इसमें तो ज़ाहिर बात है इसका जिक्र नहीं है क्यू का। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द 1 यूनिट। सो 1 यूनिट का मतलब होता है कि अगर हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस करनी तो उसके लिए कितने लेबर और कितने कैपिटल चाहिए। अब अगर हमने m यूनिट प्रोड्यूस करनी है, m यूनिट, सो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। और अगर हमने यहाँ पर कॉस्ट, यहाँ पर देखो इधर c इज़ अ कॉस्ट ऑफ वी एम, m नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है, ये आउटपुट के लिए आता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ कि c इज़ अ फंक्शन ऑफ w l एंड q की जगह मैं कितना आउटपुट ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, 12 ले रहा हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ m, ठीक है। दिस इज फॉर q, तो ये हो जाएगा दिस इज द कॉस्ट m into WL1 plus VK1. Now this is the cost of the how much unit you are producing, okay. This is the cost of 1 unit and this is the cost of m units, okay. So अगर इसको हम क्या कर लें, तो यहाँ पर ये चूँकि और ये याद रखो किसके लिए है, यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के लिए। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कांस्टेंट। अगर 1 यूनिट पे खर्चा लेट सपोज 10 रुपये आ रहा है तो 12 पे कितना खर्च आएगा, 12,000 पे 10 आ जाएगा, तो 120। ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अगर एक इंडस्ट्री कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगी तो उसकी कॉस्ट 1 यूनिट की अगर ये है तो m यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई m। दिस इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। और उसकी यहाँ देखो टोटल कॉस्ट फंक्शन जो होगी ना, उसकी टोटल, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है जितने यूनिट्स हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हाँ, जितने इनपुट्स इंक्रीज करते हैं उतना आउटपुट इंक्रीज होता है, इसको हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। तो इसकी कॉस्ट जो होगी, टोटल कॉस्ट बिल्कुल सीधी होगी, क्या होगी, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होगी। क्या होगी, प्रोपोर्शनेट, ठीक है ना। इससे पहले हमने एक कॉस्ट फंक्शन वो पढ़ी थी जिसमें उसको हमने किस तरह उसको किया था, वो इस तरह थी, वो इस तरह हमने पढ़ा था एक, कभी याद हो, ठीक है। ये डिमिनिशिंग कॉस्ट के लिए आता है। किसके लिए आता है, डिमिनिशिंग, ठीक है ना, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के लिए आता है, ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की आता है। तो यहाँ पर देखो इधर ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा तो इसकी कॉस्ट फंक्शन बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होगी, ओरिजिन से शुरू होगी। तो इसका मतलब होता है इसका एमसी क्या होता है, इसका एमसी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एमसी और एसी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके एमसी और एसी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ठीक है ना, इसमें एम सी और ए सी बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो गया, देखो ए सी और एम सी इसके इक्वल आ गए, क्योंकि इसमें ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, और बिल्कुल दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ना इंक्रीज करते हैं ना डिक्रीज करते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अच्छा जी, फिर है ग्राफिक एनालिसिस, और ये जो है ये हम किसके लिए, क्यूबिक फंक्शन कब होता है, ये इसको क्यूबिक, देखो इधर ये जो अभी मैंने बताया ये टोटल कॉस्ट, अच्छा वो टोटल कॉस्ट जो मैंने बनाया वो गलत था, वो आउटपुट के लिए था। अच्छा, इससे पहले जो मैंने ये वाली शक्ल बनाई ना, सो दैट इज क्यू जो वो क्यू की कॉस्ट, क्यू की शक्ल थी। अच्छा, दैट इज क्यू, दैट इज नॉट कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह की अगर हमारे पास आउटपुट इस तरह हो तो उसकी कॉस्ट फंक्शन इस तरह होगी। ठीक है, आउटपुट इस तरह होगा तो कॉस्ट फंक्शन इस तरह होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो होती है यहाँ पर इस तरह। ठीक है, ये इस तरह ये इसको मैथ्स में क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबिक, यहाँ क्यू हो और यहाँ टोटल कॉस्ट हो तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉस्ट, और ये किस के लिए है, डिक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के लिए है। ठीक है, और यूजुअली हमारे पास जो फर्म्स होती हैं दैट इज जो रन करती हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल पे रन करती हैं। ठीक है, अब जब ये टोटल कॉस्ट होगा तो फिर इसका एम सी और ए सी अलग अलग होता है। ठीक है, उसका एम सी जो होता है ना, एम सी जो होगा उसका एम सी, देखो दिस इज एम सी, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, डिक्रीज करता है मिनिमम को पहुंचता है फिर इंक्रीज करता है, और एवरेज कॉस्ट भी दोनों डिक्रीज करता है मिनिमम को पहुंचते हैं फिर इंक्रीज करता है। इसके रीजंस जो हैं वो हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, चूँकि फैक्टर जो फॉर्म्स का प्लांट होता है वो एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, ऑप्टिमम लेवल पर यूज़ होता है, तो जब यूज़ होता है तो वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम को पहुंच जाती है। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट जब मिनिमम है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये बात याद रखें कि हमेशा एम सी कर्व जो है हमेशा गुजरेगा मिनिमम में से ऑफ ए सी, मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज विल क्या करेगा, इट विल कट्स मार्जिनल कॉस्ट विल कट्स एवरेज कॉस्ट फ्रॉम इट्स मिनिमम, ना ये यहाँ से गुजरेगा ना ये यहाँ से गुजरेगा। सो व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग द एवरेज कॉस्ट वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट मार्जिनल कॉस्ट विल इंटरसेक्ट एवरेज कॉस्ट फ्रॉम इट्स मिनिमम। ठीक है, ये इसके मिनिमम में से गुजरेगा। ठीक है, सो जब भी, अच्छा यहाँ से ये यहाँ से गुजरे, अब इसको देखो, इसको यहाँ से भी समझा सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगर हमने एवरेज कॉस्ट, अगर हमने ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है, टोटल कॉस्ट को सिर्फ सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर टोटल कॉस्ट फंक्शन है और इसका इस कर्व में से ये जो कर्व है इसको हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें और वो इस के एक पॉइंट से गुजरे, ये वाला पॉइंट नहीं, यहाँ से देखो, ये अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये इस बीच में से क्रॉस करता है। ओरिजिन से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये सब इसके बीच में से गुजरते हैं। ठीक है ना, तो ये सब बीच में से गुजरते हैं, लेकिन ये एक ऐसी लाइन है, ये वाली लाइन, कि वो सिर्फ एक पॉइंट से गुजरती है। देखो इधर, ये एक ऐसी लाइन है, तो जहाँ पर ये एक कॉर्ड जो है, एक लाइन जो है वो टोटल कॉस्ट को टच करती है, तो यहाँ पर जो होगा एवरेज कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इस पे से इसको नीचे परपेंडिकुलर, ये आउटपुट, इस आउटपुट पे देखिए नीचे आ जाए तो ये एवरेज कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो अब ये स्लोप भी है, ये कॉर्ड गुजारने का मतलब क्या है, ये यहाँ पर जब ये हो जाता है, ये लाइन गुजरते हैं तो ये स्लोप है टोटल कॉस्ट का, तो टोटल कॉस्ट के स्लोप को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो जब मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इसके एवरेज कॉस्ट के बराबर आ जाता है ना, इस टोटल कॉस्ट के स्लोप के बराबर, तो यानी टोटल कॉस्ट का स्लोप क्या होता है, एम सी। अब ये एम सी जो है ये यहाँ पर इसको टच कर रहा है, यानी ये सिर्फ ये जो है ना, ये एवरेज कॉस्ट है, ये जो लाइन है ये एवरेज कॉस्ट की होती है। ये क्या है, एवरेज कॉस्ट। ये देखो इधर, ये जो हम लाइन गुजारते हैं ये एवरेज कॉस्ट होती है। ठीक है,
सिर्फ इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट है, हर पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट मालूम कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट मालूम कर रहे हैं तो हम ये एवरेज कॉस्ट होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट मालूम कर रहे हैं तो हम इसमें से लाइन गुजारेंगे और ये एवरेज कॉस्ट होगी, ठीक है। दिस डिवाइड बाय दिस, इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट मालूम कर रहे हैं तो ये इस तरह एवरेज कॉस्ट होगी, ठीक है। तो हर पॉइंट पे अगर एवरेज कॉस्ट मालूम करना है तो हमने क्या करना होगा, एक लाइन गुजारनी होगी। अब ये लाइन एवरेज कॉस्ट को ज़ाहिर करती है, लेकिन ये टोटल कॉस्ट के साथ टेंजेंट है। तो जब टोटल कॉस्ट के साथ टेंजेंट है तो ये टोटल कॉस्ट का स्लोप, टोटल कॉस्ट के स्लोप को क्या कहते हैं, MC। तो इस पॉइंट पे MC और AC क्या हैं, बराबर हैं। इस पॉइंट पे MC और AC क्या हैं, बराबर हैं। तो ये देखें इधर बिल्कुल दोनों इसको बराबर कर रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम साबित कर सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के मिनिमम में से गुजरता है और इस पॉइंट पे दोनों बराबर होते हैं। इस पॉइंट पे दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको मैं साबित कर सकता हूँ। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, C/Q, C/Q। अब देखो C/Q जो है, C/Q ये क्या है, मैं इसका स्लोप मालूम करता हूँ एवरेज कॉस्ट का, D/DQ विद रिस्पेक्ट टू, आई एम गोइंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट। और मिनिमम, तो मिनिमम कर दो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि मिनिमम में से स्लोप 0 होता है। तो मैं यहाँ पर इसका स्लोप अगर मालूम कर लूँ तो फार्मूला क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, dC/dQ, C की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q, माइनस पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा C को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ द Q। तो Q की डेरिवेटिव क्या होगी, 1 हो जाएगी। अब इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर पुट करना है। किसके बराबर पुट कर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एवरेज कास्ट को हम मिनिमम, चूँकि मिनिमम है इसका मालूम कर रहे हैं कि एवरेज कास्ट का मिनिमम किस पॉइंट पे आता है, एवरेज कास्ट का मिनिमम किस पॉइंट पे आता है। तो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव ले ली, तो देखो इधर Q² आ गया, अब Q आ गया, और dC/dQ को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, माइनस C आ गया, और ये = 0 हो गया, = 0 क्योंकि हम मिनिमम मालूम कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट का। Q² को साइड पे कर लो तो ये ख़त्म हो जाएगा। सो Q माइनस MC, सॉरी QMC, ठीक है, माइनस C = 0, ठीक है। सो C को साइड पे कर लो तो MC QMC = C, मार्जिनल कॉस्ट = ठीक है। अब Q को भी साइड पे कर लो तो MC = C/Q। तो C/Q क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है। C/Q क्या है, एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट = एवरेज कॉस्ट, कब, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो इस पॉइंट पे जब मिनिमम होता है एवरेज कॉस्ट तो इस पे MC बराबर होगा AC का। व्हेन AC इज मिनिमम, when AC is minimum at this point, MC will be equal to AC. Okay, when average cost is minimum at that point, MC will be equal to AC. ठीक है, अच्छा जी। शिफ्ट कब आएगा MC, ये कॉस्ट फंक्शन में शिफ्ट कब आएगा, तो देखो किस चीज़ का फंक्शन है, C V का फंक्शन है, W का फंक्शन है और Q का फंक्शन है। तो याद रखो, अगर V चेंज करेगा तो आपका कर्व शिफ्ट करेगा, अगर आपका W चेंज करेगा, ठीक है, तो आपका कर्व शिफ्ट करेगा, और आपका Q होगा तो ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, ठीक है। देखो चूँकि यहाँ पर हम Q ले रहे हैं, Q और एक मिनट, अच्छा देखो इधर ये फंक्शन है C को होता है ना, तो यहाँ पर आउटपुट इंक्रीज करता है, तो आउटपुट इंक्रीज करता है तो ये कॉस्ट इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर शिफ्ट कब आएगा, ये Q के साथ नहीं आएगा। अच्छा, Q को तो इंक्रीज करती है, ये तो मूवमेंट आ रही है, लॉन्ग मूवमेंट आ रही है। तो V और W, इफ V और W चेंज करेंगे ना, V और W चेंज करेंगे तो इस कर्व में क्या आएगी, शिफ्ट आएगी। अच्छा, Q के चेंज होने से शिफ्ट नहीं आती, Q के चेंज होने से शिफ्ट बिल्कुल नहीं आती, Q के कर्व से ये मूवमेंट होती है। C और Q के जो बीच में रिलेशनशिप वो मूवमेंट है, तो V और W जब चेंज करेगी तो क्या आएगी, शिफ्ट आएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसका कॉस्ट फंक्शन डेराइव करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट इसका करते हैं। सो अभी तक इतनी ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में इसका
कॉस्ट फंक्शन मालूम करते हैं, ठीक है।